नमस्कार दोस्तों, माइक्रो एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जहां अपन पढ़ रहे थे कक्षा 10 का अध्याय 1। और तक अपन ने क्या क्या देख लिया बच्चों। एक अपन ने देखा था रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देखी थी। उसके अलावा अपन ने क्या देख लिया है, रासायनिक समीकरण की परिभाषा देख ली। रासायनिक अभिक्रिया के लिए अपन ने क्या बोला था कि जितने भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं वही क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। उसी प्रकार जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उनको अपन कैसे लिखते हैं, प्रतीक के अंदर लिखते हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। फिर अपन ने देखे थे कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक, जिसके अंदर पहला जो कारक था उसकी अगर अपन बात करें तो वो था अवस्था में परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन। और फिर अपन बात करे थे, सेकेंड नंबर पे बात करी थी अपन ने कि रंग में परिवर्तन। फिर उसके बाद में अपन ने बात करी थी गैस का उत्सर्जन। और लास्ट अपन ने बात करी थी तापमान में परिवर्तन। तो ये चार चीजें अपन ने देखी थी, जिससे अपन को क्या पता चल गया था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और अब आगे की बात आज करेंगे, जिसके अंदर अपन देखेंगे कि रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार लिखते हैं, किस प्रकार रासायनिक समीकरणें संतुलित होती है, असंतुलित रासायनिक समीकरणें क्या क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, आज का जो पहला टॉपिक अपना है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखना और किस प्रकार अपन रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखते हैं। लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने के नियम देखने से पहले अपन को कुछ छोटी मोटी परिभाषाएं देखनी होती है, जिसमें से सबसे पहली परिभाषा है अभिकारक। उसकी अगली है उत्पाद। और ये क्या होते हैं, देखिए एक अभिक्रिया एक रिएक्शन के द्वारा या अभिक्रिया के द्वारा अपन इसको तो देखते हैं। तो एक रिएक्शन लेते हैं अपन, जो क्या लेते हैं अपन, एक है Mg+O2। तो ये एक रिएक्शन लेते हैं जो अपन अपनी किताब के अंदर पहली ही अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है बच्चों, देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो देखो बात किसकी कर रहे हैं, अभिकारक। अभिकारक क्या होते हैं बच्चों, अभिकारक होते हैं ऐसे पदार्थ, वह पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वह पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। तो इस ये एक रिएक्शन लिखी है, इसके अंदर भाग कौन ले रहा है बच्चों, देखो भाग मतलब कि जिनसे मिलके और अभिक्रिया हो रही है। तो आपको दिख रहा होगा किन से मिलकर अभिक्रिया हो रही है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ये मिलके अभिक्रिया को क्या करा रहे हैं बच्चों, संपन्न करा रहे हैं। तो एक अभिकारक क्या हो गया, मैग्नीशियम, और एक अभिकारक कौन सा हो गया, ऑक्सीजन। तो ये दोनों क्या है, अभिकारक। इसी प्रकार अगली बात करेंगे अपन उत्पाद की। और उत्पाद क्या होते हैं बच्चों, उत्पाद होते हैं वह पदार्थ जो अभिक्रिया संपन्न होने के बाद में अपन को प्राप्त होते हैं। और अभिक्रिया संपन्न होने के बाद जो अपन को प्राप्त होते हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो ऊपर लिखी हुई अभिक्रिया अपन को दिख रही है, जैसे इसमें कौन है, मैग्नीशियम है, उसके बाद में कौन दिख रहा है अपन को, ऑक्सीजन है। ये दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं और ये दोनों अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो अभिक्रिया संपन्न किधर हुई है, इस साइड में, और इस साइड में कौन प्राप्त होगा अपन को, उत्पाद। तो आपको दिख ही रहा है बच्चों, उत्पाद कौन हो गया यहाँ पे, उत्पाद हो गया अपने मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों एक एग्जांपल के साथ और समझ लेते हैं अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। एक बिल्कुल आसान सी अभिक्रिया लेते हैं, जिसमें एक है अपने कार्बन, एक कौन है, ऑक्सीजन। दोनों मिलके किसका निर्माण करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कौन सा अभिकारक है, ये दोनों क्या है बच्चों, अभिकारक। और ये क्या होता है अपना उत्पाद। तो यहाँ पे अभिकारक तो हो गए ये, और ये कौन हो गया, उत्पाद। ठीक है बच्चों, आ गई बात समझ में। तो आगे चलते हैं। आगे का अपना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वो है रासायनिक समीकरणों को लिखना। और रासायनिक समीकरण अपन किस प्रकार से लिखते हैं बच्चों, देखो इसके लिए होते 4-5 नियम, और इन्हीं 5 नियमों को अपन एक दो अभिक्रियाओं से समझेंगे और अपन को सारे के सारे समझ में आ जाएंगे। तो देखो एक अभिक्रिया यहाँ पे दे रखी है, क्या दे रखी है बच्चों, एक अभिक्रिया दे रखी है यहाँ पे H2SO4 की अभिक्रिया किससे कराते हैं, जिंक से। तो अपन को ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो यहाँ लिख लेते हैं इसको कि अपने पास क्या है, जिंक है, अभिक्रिया हो रही है H2SO4 से। और इनकी अभिक्रिया होने के बाद में अपन को प्राप्त होता है एक तो जिंक सल्फेट, इसके साथ में प्राप्त होती है अपन को हाइड्रोजन गैस। तो देखो बच्चों क्या लिख रखा है, पहला नियम है रासायनिक अभिक्रिया में
अभिकारकों व उत्पादों, क्या लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों के मध्य किसका चिन्ह लगाया जाता है, प्लस का। तो जैसा कि बच्चों अभी अपन ने देखा है, ये कौन है, अभिकारक, और ये कौन प्राप्त हो रहे हैं अपन को, उत्पाद। तो आपको दिख रहा होगा अभिकारक के बीच में भी किसका चिन्ह लगा रखा है, प्लस का चिन्ह लगा रखा है, और उत्पाद के बीच में भी किसका चिन्ह लगा रखा है, प्लस का चिन्ह लगा रखा है। अगली बात करते हैं अपन दूसरे नियम की, और दूसरा नियम क्या कहता है बच्चों कि रासायनिक अभिक्रिया में, किसके अंदर, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों को अलग करने के लिए किसका चिन्ह लगाया जाता है, तीर का निशान। और तीर का निशान सदैव किसको दर्शाता है बच्चों, उत्पाद को दर्शाता है। तो आपको दिख रहा होगा जिस प्रकार से ये अभिक्रिया लिखी है, ये क्या है अपने अभिकारक और ये क्या है अपने उत्पाद, और इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह आ गया, तीर का निशान। और तीर का निशान किस साइड है बच्चों, उत्पाद की तरफ। तो दो नियम अपने हो गए खत्म। तीसरा नियम अपन समझते हैं, वो है अभिकारक बाई तरफ तथा उत्पाद दाई तरफ। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके अंदर इस साइड तो कौन होते हैं अपने अभिकारक, और इस साइड कौन होते हैं अपने उत्पाद। तो हमेशा ध्यान रखना क्या क्या होता है कि जब भी अपन रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण के रूप में लिखते हैं तो उसके अंदर बाई साइड मतलब लेफ्ट साइड तो कौन होते हैं, अभिकारक, और जबकि दाई तरफ मतलब राइट साइड कौन होते हैं, उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो अपने को पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम तीनों के तीनों समझ में आ चुके हैं। उसके बाद में आता है चौथा नियम, और चौथे नियम को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेंगे अपन, जो है अपने पास, अपन ने लिया एक कैल्शियम कार्बोनेट, क्या ले रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और जब इसको अपन क्या करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म का मतलब ये किसका चिन्ह होता है, गर्म करने का, किसका चिन्ह होता है, हीट का, ये होता है अपने ताप का, उष्मा का, ठीक है। और जब अपन क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो अपन को क्या प्राप्त होगा, एक तो प्राप्त होगा कैल्शियम ऑक्साइड, और उसके साथ में क्या प्राप्त होगा अपन को, CO2 गैस प्राप्त होगी। जैसा कि बच्चों आपको ये एग्जाम्पल दिख रहा है, इस एग्जाम्पल के द्वारा अपन इन दोनों नियमों को समझते हैं। जैसे पहला चौथा नियम क्या दे रखा है अपने पास कि रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित किसी भी परिस्थिति को तीर के ऊपर दिखाया जाता है। तो कोई परिस्थिति, जैसे ये परिस्थिति अलग से अपन ने लगाई है, और अलग से लगाने वाली परिस्थिति हमेशा कहाँ दिखाएंगे अपन, तीर के ऊपर दिखाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा ये रही तीर, और तीर के ऊपर अपन ने क्या दिखा दिया, तापमान दिखा दिया है। ये रहा, क्या दिखा दिया अपन ने, तापमान दिखा दिया है। देखो बच्चों ये तापमान यहाँ पे दिखा रखा है, ये रहा। और ये अपन एक्स्ट्रा अलग से परिस्थितियां थी, उसको अपन कहाँ दर्शाते हैं, तीर के निशान के ऊपर दर्शाते हैं। फिर अगली बात जो इन्होंने बोली है, वो नियम दे रखा है इन्होंने कि रासायनिक अभिक्रिया में सभी पदार्थों को उनकी भौतिक अवस्थाओं के साथ निरूपित किया जाता है। और आपके किताब के अंदर इससे रिलेटेड 3-4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनको भी अपन 1-2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनको भी अपन समझेंगे। उनमें से एक सवाल लेंगे, बाकी आप कर लेना घर पे। तो देखो पहले इससे समझते हैं। जैसे अपने को क्या पता है बच्चों, अपने को पता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट कौन होता है, संगमरमर होता है। कौन होता है, संगमरमर। और संगमरमर कैसा होता है बच्चों, ठोस होता है ना। तो ठोस के लिए अपन क्या करते हैं, हमेशा S लगाते हैं, सॉलिड। उसी प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या होता है, ठोस होता है, इसके लिए भी अपन क्या लगाते हैं, S। और जैसे ही क्या आ जाता है, CO2 किस में आ जाती है, गैस में, तो उसके लिए अपन क्या लगाते हैं, G, और ये वाला एरो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अपन देख के समझते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है, ये देखिए, तो कुछ भौतिक अवस्थाएं होती है, उनको अपन किस प्रकार से देखते हैं। तो पहला है अपने पास ठोस, जिसको अपन बोलते हैं सॉलिड, और किससे दर्शाते हैं, S से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, किससे दर्शाते हैं अपन, S से। उसके बाद में आता है लिक्विड, और लिक्विड को किससे दर्शाते हैं, L से। उसी प्रकार आता है गैस, और गैस को किससे दर्शाते हैं अपन, G से। और चिन्ह कैसा रहेगा, एरो का चिन्ह ऊपर, क्योंकि गैस हमेशा कहाँ जाती है बच्चों, ऊपर की तरफ जाती है। उसके बाद में आता है अवक्षेप, और अवक्षेप क्या होता है बच्चों, तो कभी कभी क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कोई भी अपन दो चीजें लेते हैं, और दो चीजें कौन सी लेते हैं, जैसे कोई भी ए सब्सटेंस अपन ने या पदार्थ ले लिया, और बी पदार्थ ले लिया, ठीक है। दोनों को किसके अंदर डाल दिया अपन ने, इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। और जब ए और बी की रिएक्शन होती है, तो अपन को क्या प्राप्त होता है, कुछ C और D अलग से उत्पाद अपन को प्राप्त होता है। ए और बी अभिकारक लेते हैं, तो अपन को C और D कुछ
उत्पाद प्राप्त होते हैं। और जब ये सी और डी कुछ उत्पाद प्राप्त होते हैं तो अपन इनमें से कोई एक क्या होता है, अभिक्रिया के बाद अपने नीचे आके और जम जाता है। किधर आके जम जाता है, इस बर्तन या बीकर के पेंदे के अंदर आके जम जाता है। और यही प्रकार क्या कहलाता है, ये जो नीचे अपने को प्राप्त हुआ है वही क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, अवक्षेप कहलाता है। तो अपन ने जैसे पिछली वीडियो के अंदर एक एग्जाम्पल लिया था, वो एग्जाम्पल कौन सा था, अपन ने क्या करा था, PbNO3 लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया कराई थी अपन ने पोटेशियम आयोडाइड से। और जब इनकी अभिक्रिया कराई थी तो अपनों को क्या प्राप्त हुआ था, लेड आयोडाइड, और उसके साथ में अपन को पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त हुआ था। तो अपन ने देखा था उसके अंदर के बीकर के अंदर अपने नीचे के कैसा कलर आ गया था, पीला पीला कलर, रंग में परिवर्तन आ गया था ना, पीला पीला कलर आ गया था। और वही पीला पीला कलर कैसा होता है, नीचे जाके जम जाता है। और वो पीला कलर होता है किसका है, PbI2 का। और इसी का अपन को उस अभिक्रिया में क्या प्राप्त होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अवक्षेप। देखो बच्चों, अपना पांचवा क्या नियम था, अपना पांचवा नियम था अभी तक अपन ने ये जाना कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके अंदर सभी जो पदार्थ होते हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें सभी पदार्थों को उनकी भौतिक अवस्था के साथ निरूपित किया जाता है। और भौतिक अवस्थाओं को समझते हुए अपन ने 4-5 भौतिक अवस्थाएं देखी थी, जिसमें से सबसे पहली भौतिक अवस्था कौन सी थी बच्चों, सॉलिड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ठोस। और ठोस के लिए अपन ने क्या देखा था, S। और उसी प्रकार अपन ने देखा था द्रव, द्रव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिक्विड, और इसके लिए अपन ने क्या देखा था, L। अगला देखा था अपन ने गैस, और गैस के लिए अपन ने क्या देखा है बच्चों, गैस के लिए G, या फिर किसका निशान, एरो का निशान या तीर का निशान ऊपर की साइड। उसके बाद में अपन ने देखा था अवक्षेप, ओ जिसके लिए अपन क्या करते हैं, एस ही लगाते हैं, लेकिन इस बार एरो का निशान किधर आएगा, नीचे, क्योंकि अभी क्या बताया मैंने, अवक्षेप क्या होता है, नीचे की तरफ जम जाता है, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल अपन ने देखा था जलीय विलयन। और जलीय विलयन के लिए क्या लिखते हैं अपन, जलीय विलयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्वास सॉल्यूशन है। एक्वास सॉल्यूशन क्या होता है, AQ। तो ये अपन ने 5 भौतिक अवस्थाएं देखी, और इन्हीं पांचों भौतिक अवस्थाओं को जब भी अपन रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं तो अपन क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में दर्शाते हैं। तो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं आपकी किताब के। तो क्या एग्जाम्पल है बच्चों, देखो एग्जाम्पल दे रखा है अपने पास कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन, किसके अंदर विलयन है, जल के अंदर ही होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके अपने को क्या प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड का विलयन, तथा क्या बनता है, जल बनता है। तो पूरी अभिक्रिया अपने को दे रखी है, सीधा सीधा अपन को आंसर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो क्या दे रखा है, पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, आप सभी को बनाना सिखा रखा है मैंने सूत्र। सोडियम का क्या होता है, Na, और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, OH। और दोनों की संयोजकता कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या हो गया, NaOH। अब इन्होंने क्या बोला है, किसके अंदर विलयन है, जल में। जल में विलयन होता है तो अपन जलीय विलयन को क्या लिखते हैं, भौतिक अवस्था AQ। हो गया बच्चों। अगला, फिर इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये तो याद ही रख लेना, हाइड्रोजन क्लोराइड को अपन क्या लिखेंगे, H, और क्लोराइड का क्या होता है, Cl। और इन दोनों की जो संयोजकता भी कितनी होती है, 1 ही होती है। तो यहाँ पे आएगा प्लस का चिन्ह। जब भी अपन 2 अभिकारक लेते हैं तो क्या किसका चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र हो गया HCl। ये भी किसके अंदर है बच्चों, जलीय विलयन में, इसलिए क्या आएगा, AQ। फिर उसके बाद में तीर का निशान, क्योंकि जब भी 2 चीजें मिलती है तो तीसरी चीज प्राप्त होती है, और तीसरी चीज को अपन क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। और उत्पाद क्या बनेगा यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड का सूत्र तो बच्चे बच्चे मुंह के ऊपर याद होता है, कौन सा होता है, NaCl। और नहीं याद है तो अब याद हो जाना चाहिए। और ये NaCl क्या होता है बच्चों, अपने खाने वाला नमक, जो भी अपन नमक डालते हैं सब्जी के अंदर, इन सब के अंदर ये कौन सा होता है, NaCl होता है। और NaCl का क्या प्राप्त हो रहा है अपन को, विलयन। और विलयन किस में प्राप्त होता है, जल के अंदर, AQ। एंड लास्ट एंड फाइनल अपने को क्या प्राप्त होगा, H2O। और H2O तो हमेशा किसके अंदर होता है, जल ही होता है खुद ही, तो इसलिए क्या आएगा,
AQ। तो इस प्रकार अपन ने ये क्वेश्चन कर लिया है। क्या कैसे कराया बच्चों कि सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा था, उसका सूत्र लिखा और साथ में क्या आ गया AQ। AQ क्यों आया? क्योंकि जल के अंदर विलयन था। फिर अपन ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा है, HCl होता है, और ये भी किसके अंदर था? जल के अंदर, तो AQ लिख दिया। फिर एरो का निशान, क्योंकि अभी दो अभिकारक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? उत्पाद। और उन दोनों के बीच में चिन्ह किसका लगता है? एरो का। और एरो का चिन्ह किस साइड में होता है? हमेशा उत्पाद की तरफ होता है। फिर इन दोनों के अभिक्रिया से कौन प्राप्त हो रहा था अपन को? NaCl, वो भी किसके अंदर? जल के अंदर। तो ये NaCl जल के अंदर, और लास्ट एंड फाइनल क्या प्राप्त हुआ अपन को? जल प्राप्त हुआ, जो अपन ने यहाँ पे अभिक्रिया लिख दी है सारी की सारी। तो देखो बच्चों, अगला टॉपिक अपना है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी तक जो भी बताया वो केवल बेसिक था, जो अपने क्वेश्चनों को करने में मदद करेगा, लेकिन ये जो टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न भी आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। तो कौन सा है वो? रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करना है अपन को? संतुलित करना है। और रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना क्या होता है? तो देखो बच्चों, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसकी 2 या 3 फॉर्म होती है, वो सारी अपन एक बार देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन कौन सा एग्जाम्पल है अपने पास कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया अपन किससे कराते हैं? ऑक्सीजन से। तो अपन को क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही प्राप्त होता है बच्चों। क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसके अपन समीकरण कैसे लिखेंगे? तो देखो, मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg, फिर प्लस का चिन्ह आ जाएगा। फिर ऑक्सीजन का क्या होता है? O2, फिर एरो का चिन्ह आ जाएगा। और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है? MgO। ठीक है बच्चों, इसको तरीके से लिख लेते हैं अपन यहाँ पे। तो जो अपन ने ये ऊपर लिखी है हिंदी के अंदर, ये क्या होती है अपने पास? शब्द समीकरण। क्या होती है? शब्द समीकरण। क्योंकि ये किसके अंदर लिखी है बच्चों? शब्दों में लिखी है, तो ये होती है अपने शब्द समीकरण। उसके बाद में इसको अपन अगर प्रतीक के रूप में लिखते हैं, तो प्रतीक के रूप में कैसी समीकरण हो जाती है? वो हो जाती है अपने प्रतीकात्मक समीकरण होती है, लेकिन इसका एक अलग से नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इससे क्या प्राप्त होता है? MgO। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या लिखा है? मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और MgO। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि मैग्नीशियम कितना है अपने पास? मैग्नीशियम कितना है? 1 है। उसी प्रकार ऑक्सीजन यहाँ पे कितने दिख रहे हैं आपको? 2। और मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद में देखो, मैग्नीशियम कितना है यहाँ पे? 1, और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। क्या गड़बड़ चल रही है बच्चों? मैग्नीशियम तो बराबर है, लेकिन कौन बराबर नहीं है? ऑक्सीजन। इसका मतलब जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जितने पदार्थ होते हैं उनमें अभिकारक कौन? अभिकारक के परमाणु किसके बराबर होने चाहिए? उत्पाद के परमाणु के बराबर होने चाहिए। किसके बराबर होने चाहिए? उत्पाद के परमाणु के बराबर। और जब तक उत्पाद के परमाणु के बराबर नहीं होते, उस वाली समीकरण को अपन क्या बोलते हैं? कंकाली समीकरण। क्या बोलते हैं बच्चों? कंकाली समीकरण। या इसका एक और नाम होता है संतुलित का उल्टा क्या होता है? असंतुलित समीकरण। क्या बोलते हैं अपन इसको? असंतुलित समीकरण। तो देखो बच्चों, अगली बात करेंगे अपन कि इन असंतुलित समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। उससे पहले अपन देख लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण होती क्या है, परिभाषा अपन देख लेते हैं इसकी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित परमाणुओं की संख्याओं को क्या करना है? अपन को बराबर करना है। वही क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना कहलाता है। और अपन इस वाली अभिक्रिया को भी संतुलित करके देखेंगे आगे। तो चलो बच्चों, आगे देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। और इनको पहले देखेंगे, इनको संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो देखो बच्चों, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, इसके लिए एक यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि कोई भी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। और रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि रासायनिक संयोजन के नियम के अनुसार, कौन सा? रासायनिक संयोजन के 3-4 नियम होते हैं जो आपने 9th क्लास के अंदर पढ़े होंगे। और इन नियमों के अनुसार क्या होता है? मूलभूत नियम होते हैं, जिनमें से एक नियम होता है अपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये याद कर लेना बच्चों, परीक्षा के अंदर आता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। और इसके अनुसार क्या होता है?
नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान का न तो क्या होता है सर्जन होता है और न ही क्या होता है विनाश। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि न तो सर्जन हो रहा है और न ही क्या हो रहा है विनाश। सृजन का मतलब होता है निर्माण और विनाश का मतलब होता है खत्म होना। तो अगर कोई चीज ना तो बन रही है और ना ही क्या घट रही है या खत्म हो रही है, तो जितना अपन ने लगाया था उतना अपन को क्या होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। इसीलिए ही अपन क्या कराते हैं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित कराते हैं। अतः अभिकारक व उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो आपको यहाँ से क्या याद करना है, केवल और केवल द्रव्यमान संरक्षण का नियम याद करना। अगली बात जो करेंगे वो कुछ एग्जाम्पलों की करेंगे, जिसके अंदर अपन क्या सीखेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। और आपकी किताब का सबसे पहला जो एग्जाम्पल है उसको लेते हैं, जिसके अंदर क्या कर रखा है इन्होंने, एक ले रखा है जिंक, फिर ले रखा है इन्होंने H2SO4, फिर ले रखा है इससे अभिक्रिया खत्म करके इन्होंने बनाई है जिंक सल्फेट, और फिर उसके बाद में बना है हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, तो इसको अपन संतुलित करना सीखेंगे, किस प्रकार से संतुलित होगा किस प्रकार से नहीं होगा, और इसी से अपन को पूरा कुछ आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले अपन को देखने हैं, ये है अपने अभिकारक और ये है अपने उत्पाद। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपन को तत्व, ये अपने पास तत्व कौन कौन से हैं, तत्व कौन कौन से हैं, उसके बाद में अपन देखेंगे अभिकारक में तत्वों की संख्या, फिर देखेंगे उत्पाद में तत्वों की संख्या, और ये करके अपन क्या कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं तत्व अपने पास है कौन कौन से। तो पहला जो तत्व है अपने पास वो है जिंक, फिर उसके बाद में है हाइड्रोजन, और उसके बाद में है सल्फेट। तो देखो बच्चों यहाँ पे अपन सल्फर और ऑक्सीजन को अलग अलग करके भी लिख सकते थे कि अपने पास सल्फर है ऑक्सीजन है, लेकिन अपने पास सल्फेट इधर जैसा है उतना ही क्या सल्फेट का सल्फेट ही प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, सल्फेट को सीधा का सीधा लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, जिंक, जिंक को देखेंगे, जिंक अभिकारक में कितने हैं और उत्पाद में कितने हैं। तो सबसे अपन पहले अपन जिंक की बात करते हैं। तो जिंक अपन को कितना दिख रहा है बच्चों, अभिकारक के अंदर, तो यही अभिकारक, और अभिकारक में जिंक कितना है, एक है। और उसी प्रकार अपन उत्पाद में देखेंगे, उत्पाद में कितना जिंक है, एक जिंक है। तो ये तो अपने पास बराबर है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अपने पास जिंक जिंक तो क्या हो रखा है, संतुलित हो रखा है। फिर अपन किसकी बात करेंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अभिकारक में कितने हैं बच्चों, यहाँ पे दिख रहे होंगे ये रही संख्या, कितने हैं, दो, तो दो अपन ने लिख दिए हैं। उसी प्रकार हाइड्रोजन अपन देखेंगे, उत्पाद में अपन को कितने दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं, तो ये भी बराबर है, तो इसमें भी इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अगली बात करते हैं अपन सल्फेट की। तो सल्फेट पूरा क्या है, अपन बात किसकी कर रहे हैं, SO4 पूरे की बात कर रहे हैं, और SO4 पूरा कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। तो SO4 यहाँ पे भी एक बार है, SO4 यहाँ पे भी कितनी बार है, एक बार है। तो इसका मतलब ये अभिक्रिया तो अपने को पहले से ही संतुलित करके दे रखी है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो इस अभिक्रिया को अपन फिर से कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों कि जिंक, क्या लिखेंगे, जिंक प्लस H2SO4 एरो, फिर जिंक SO4 प्लस क्या आएगा, H2, और ये अभिक्रिया क्या है, पहले से ही संतुलित हो रखी है। इस प्रकार से अपन को कोई भी अभिक्रिया को क्या करना है, संतुलित करना है। ये अभिक्रिया तो अपने पास संतुलित थी। अपन एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर अपने पास असंतुलित समीकरण होगा, और उसको अपन क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो देखो बच्चों आपकी किताब में एक और एग्जाम्पल दे रखा है, वो एग्जाम्पल क्या है, Fe प्लस, Fe मतलब होता है आयरन, जिसकी अभिक्रिया जल से कराते हैं तो अपन को Fe3O4 प्राप्त होता है, और क्या प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस। तो सेम टू सेम अपन को वही लिख लेते हैं, क्या क्या अपन को लिखना है, पहले क्या लिखेंगे, तत्व, फिर उसके बाद में आएंगे अपने अभिकारक, और लास्ट में आएंगे उत्पाद। तो देखो बच्चों किस प्रकार से होगा, सबसे पहले अपन तत्व लिख लेते हैं। तत्व अपने पास कौन कौन से हैं, एक तो आपको दिख रहा होगा Fe दिख रहा होगा बच्चों, अगला दिख रहा होगा आपको
हाइड्रोजन जिसको अपन H बोलते हैं, और उसके अगला दिख रहा होगा अपन को ऑक्सीजन जिसको अपन क्या बोलते हैं, O बोलते हैं। तो चलिए एक एक करके संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले आयरन देखते हैं। आयरन क्या होता है, Fe अभिकारक के अंदर कितना है, 1 है, और Fe उत्पाद में कितना है, ये अभिकारक होते हैं, ये क्या होते हैं अपने उत्पाद। उत्पाद के अंदर Fe कितने हैं, 3 दिख रहे हैं आपको ये रे बच्चे, ठीक है। अगली बात करेंगे हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे कितने हैं अपने 2। तो हाइड्रोजन के पास तो कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि तो पहले से संतुलित हो रखे हैं, तो उनको तो और से अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे फिर ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं बच्चों, अभिकारक के अंदर बात करें तो 1, और इधर कितना है ऑक्सीजन, 4। तो अपने को किस किस को संतुलित करना है, एक अपन को संतुलित करना है आयरन को, और अगला किसको संतुलित करना है, ऑक्सीजन को। तो चलो सबसे पहले आयरन को संतुलित कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि आयरन बेचारा इधर क्या पड़ा है, अकेला ही पड़ा है, तो ये किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, और जब कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता तो उसको मिठाई देके और भेज दो यहाँ से। तो इसको मिठाई देंगे, और मिठाई कितनी मिठाई देनी पड़ेगी बच्चों, इसके पास उत्पाद में कितनी है, 3 है। कितने हैं, 3 आयरन है, और यहाँ पे कितने आयरन है, 1 आयरन है। तो 1 को 3 में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, और गुणा किससे कराएंगे, 3 से गुणा कराएंगे। तो 1 को 3 से गुणा कराया तो कितने हो गए, 3। तो यहाँ पे भी कितने हो गए बच्चों, 3, और यहाँ पे भी कितने आयरन हो गए, 3। तो अपने आयरन आयरन तो क्या हो गया, संतुलित हो गया। फिर उसके बाद में किसकी बात करेंगे, हाइड्रोजन तो पहले से संतुलित है, कौन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन की बात करेंगे। ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, इधर देखो 4 है, और इधर कितना है, 1 है। तो अपन को कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो अपने को 4 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 4 से, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, 4 एकम 4 होता है, कितना आता है, 4। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आ गया, 4 आ गया। लेकिन अपन ने किसको मल्टीप्लाई कराया 4 से, आप सबको दिख रहा होगा, किसको मल्टीप्लाई कराया, इस वाले। ये कौन है बच्चों, अभिकारक। अभिकारक किधर है, यही है क्या, और ये अपन ने किससे मल्टीप्लाई करा दिया, 4 से, और इसको किससे कराया था, 3 से। तो जब देखो बच्चों इसको मल्टीप्लाई कराया 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई कराया तो 7 के साथ में कौन मल्टीप्लाई हो गया, हाइड्रोजन भी। ऑक्सीजन तो बेचारा संतुलित होकर भाग गया, लेकिन उसने किसको दुविधा में डाल दिया, हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन के पास जब 2 थे और वो पहले से संतुलित पड़ा था, लेकिन ऑक्सीजन आया और ऑक्सीजन ने बोला ऐसे नहीं बैठने दूंगा मैं तेरे को, तो उसने किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, 4 से। और 4 से मल्टीप्लाई करा के कितने हाइड्रोजन कर दिए, 8 हाइड्रोजन कर दिए। अब अपने पास क्या दुविधा आ गई, क्या बात आ गई, कि हाइड्रोजन के तो कितने उत्पाद में तो रह गए 2, और अभिकारक में कितने हो गए, 8। तो अपने को इनको भी संतुलित करना पड़ेगा, और इनको संतुलित करने के लिए अपने को दिख रहा है बच्चों सीधा सीधा कि 2 को किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 4 से, और 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा अपना, 8। तो अपने को दिख रहा है सीधा सीधा, क्या दिख गया अपन को, कि एक, और यहाँ पे कितने हैं, 3, और यहाँ पे भी कितने हैं, 3 है। तो 3 3 संतुलित। फिर हाइड्रोजन की बात करते हैं 8, और इधर भी कितने हैं, 8 8 8 संतुलित। फिर ऑक्सीजन की बात करते हैं 4, और यहाँ पे भी कितने हैं, 4। तो 4 4 संतुलित। इस प्रकार से अपन ने किसको संतुलित कर लिया, Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एक अभिक्रिया थी अपने पास जिसको संतुलित कर लिया। अब संतुलित करने के बाद जब अपन इस अभिक्रिया को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो। तो देखो बच्चों अपन किस प्रकार से लिखेंगे, तो आपको दिख रहा होगा Fe कितना है अपने पास, Fe ही है अपने पास, अभिकारक में 3, तो अपन ने लिख दिया 3। उसी प्रकार अपन देखेंगे इसके अंदर कितना है, 3 है, वो तो पहले से ही दे रखा था तो संतुलित है। फिर अपन ने एक्स्ट्रा जो भी जोड़ा है वो सारा किधर लिख देंगे, जैसे इधर किससे मल्टीप्लाई करा था, 4 से, तो ये 4 लिख दिया अपन ने। उसी प्रकार इधर तो पहले से ही किससे मल्टीप्लाई करा था, अलग से, 4 से, तो ये इस वाले हाइड्रोजन को भी 4 लिख दिया है, ठीक है। फिर लास्ट एंड फाइनल ऑक्सीजन के लिए अपन ने 4 से गुणा करा था, वो हो ही गया है। इधर ऑक्सीजन 4 4 8 और 3। तो यहाँ पे आयरन संतुलित है, हाइड्रोजन संतुलित है, और कौन संतुलित है, ऑक्सीजन संतुलित है। बच्चों देखो, बच्चों आज की क्लास में अपन ने क्या क्या सीखा है, एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, सबसे पहले अपन ने क्या देखा था बच्चों, सबसे पहले अपन ने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया समीकरण क्या होती है,
फिर इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद में क्या देखा था बच्चों, उसके बाद में देखा था अपन ने कि रासायनिक समीकरण या उस रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखते हैं। और लिखने से पहले अपन ने दो परिभाषा देखी थी, सबसे पहले देखी थी अभिकारक की, फिर उत्पाद की। अभिकारक क्या होते हैं वो अपन ने देखा, फिर उत्पाद क्या होते हैं ये अपन ने देखा। अभी फिर उसके अगली बात अपन ने करी थी कि रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार से लिखते हैं, उनके कुछ 5 नियम थे और पांचों नियमों को अपन ने एक एक करके देखा था, और एक आधी अभिक्रिया से या उदाहरण से अपन ने इनको देखा था। फिर अपन ने एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो देखी थी वो थी अपने कि रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, उनके भौतिक अवस्था के साथ निरूपित किया जाता है। और भौतिक अवस्थाएं भी अपन एक एक करके देखी थी, कौन कौन सी थी बच्चों। पहली भौतिक अवस्था थी अपने पास ठोस, फिर द्रव, फिर गैस, फिर अवक्षेप और जलीय विलयन। फिर अपन ने एक एग्जाम्पल करा था इसको समझाने के लिए, और वो एग्जाम्पल था अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किससे कराते हैं, अपन HCl से कराते, तो अपन को सोडियम क्लोराइड और क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। इन सबको अपन ने जलीय विलयन या भौतिक अवस्थाओं के साथ में अपन ने इन सबको अपन ने किसके साथ निरूपित करा है, भौतिक अवस्थाओं के साथ निरूपित करके दिखा दिया है। फिर इससे आगे अपन ने क्या देखा था बच्चों के रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, और रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, ये अपन ने देखा था। कंकाली समीकरण क्या होती है ये अपन ने देखा था, और शब्द समीकरण क्या होती है ये भी अपन ने देख लिया था। और रासायनिक समीकरणों को संतुलित किस प्रकार करते हैं, उसके अलावा एक और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज देखी थी वो थी अपने पास द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको याद करना है, ये कभी कभी परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद में अपन ने देखा था रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार से संतुलित करते हैं, और रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के अपन ने दो एग्जाम्पल देखे थे। दोनों एग्जाम्पल से आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे दोनों एग्जाम्पल। तो बच्चों आज की क्लास इधर ही खत्म करते हैं। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।